हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 12th क्लास के सेकेंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। सोवियत संघ का विघटन, दो ध्रुवीयता का अंत। आपको भी पता है शीत युद्ध जो है दो राष्ट्रों के बीच में था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। कुछ ऐसी परिघटनाएं हुई, कुछ ऐसी स्थितियां आई जिसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया। और जब एक खेमा रहा ही नहीं, एक खेमा विघटित हो गया, तो दो ध्रुवीयता यानी कि शीत युद्ध की भी समाप्ति हो गई। इस पूरी परिघटना पे हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जिसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन भी देंगे आपको। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये दो पार्ट्स में आएगा। इसका फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट आप दोनों ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर होगा। बिकॉज अगर मैं एक ही गो में ये चैप्टर की ट्यूटोरियल डालती तो शायद आपको ये बहुत बोरिंग सा लगता, इसलिए मैंने इसके दो पार्ट में बनाने का फैसला किया है। इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? आर्थिक चुनौतियों के कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। विश्व दो खेमों में बटा हुआ था। इन दोनों खेमों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। दो ध्रुवीयता का अंत हुआ। ठीक है, अब मैं पॉइंट्स बता देती हूँ। फर्स्ट, सोवियत संघ के शासन व्यवस्था के राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। गोर्बाचोव की नीतियों पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति गोर्बाचोव के खिलाफ विद्रोह हुआ। किस तरह का विद्रोह हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे, और क्या उनको जनता का समर्थन मिला या नहीं मिला, हम इस बारे में जानेंगे। सोवियत संघ का विघटन, इस पूरी घटना को हम जानेंगे कि सोवियत संघ का विघटन किस तरह से हुआ, इसके कारण क्या थे, परिणाम क्या थे। आघात चिकित्सा, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी एक्चुअली है क्या, इसको हम जानेंगे। चैतन्य तथा पूर्वी यूरोप के राज्यों का संघर्ष। सोवियत संघ तथा भारत के संबंध। मीन्स आपको भी पता है रशिया के साथ हमारे एक अच्छे रिलेशंस हैं, और रशिया जो है वो सोवियत संघ का सक्सेसर है। मीन्स सोवियत संघ के विघटन के बाद रशिया ने उसकी जगह ले ली। वह रूस जो है वो सोवियत संघ का ही पार्ट था। बाद में सोवियत संघ जब अलग हुआ तो रूस आगे सामने पटल पर रूस आ गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और रूस के संबंध क्या हुए ये हम जानेंगे। रूस से मित्रता जो हुई हमारी, या जो हमारी फ्रेंडशिप रिलेशन है, इससे भारत को क्या लाभ हुए। और ताली एक हाथ से तो नहीं बचती, तो भारत की वजह से रूस को भी कुछ बेनिफिट्स हुए थे, हम ये भी जानेंगे। साम्यवादी देशों और केंद्रीय एशिया गणराज्यों के साथ साथ हम भारत के संबंध को देखेंगे। मीन्स कि जो भी साम्यवादी विचारधारा के देश थे और केंद्रीय एशिया, मध्य एशिया जो था, इसके गणराज्यों के अंदर जो हमारे रिलेशंस हैं, हमारे फॉरेन रिलेशंस इंडिया के हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत और अन्य विकासशील देशों के ऊपर सोवियत संघ का क्या असर हुआ। मीन्स जो भी सोवियत संघ में चल रहा था, इसका बाकी देशों पे क्या असर हुआ, इस पे जानेंगे। और बहुध्रुवीय विश्व की व्यवस्था, कि बहुध्रुवीय विश्व क्या है। पहले दो ध्रुवों में विश्व था, सो बहुध्रुवीय की एक व्यवस्था है, वो क्या है, हम लास्ट में इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी इस चैप्टर का, यानी कि पृष्ठभूमि। 1917 की रूसी क्रांति विश्व इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस क्रांति में रूस में अलग अलग तरह के आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था ने जन्म लिया। बहुत सारे ऐसे गुण थे जो समृद्ध शासन व्यवस्था में होने चाहिए, परंतु लोकतंत्र का अभाव था। वहाँ की शासन प्रणाली साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। मीन्स आप अगर एक चीज़ देखो तो जो रशिया का स्ट्रक्चर था वो एक बहुत ही रिच कल्चर था। रिच मैं इसलिए नहीं बोल रही बिकॉज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ऑल। मीन्स रशिया में जो रूल्स थे वो एक किसी समृद्ध देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। सोवियत संघ में उस टाइम पे हर किसी को काम का अधिकार था, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़, मतलब सारी वो सुविधाएं उपलब्ध थी। इक्वालिटी थी वहाँ पे, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं था। मीन्स वहाँ पे साम्यवादी विचारधारा थी, सब समान थे। पर कुछ ऐसा हुआ कि पूंजीवादी विचारधारा और थोड़ी सी उतार चढ़ाव जो आए, जिसके बाद उनकी विचारधारा खंडित हो गई।
और सोवियत संघ का विघटन हुआ। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, आगे हम जान लेते हैं। दूसरे महाविश्व युद्ध के बाद रूस ने पूर्वी यूरोप में सरकार की स्थापना की तथा पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी और कई अन्य देशों में कम्युनिस्ट सरकारें बनी। 1949 में चीन ने कम्युनिस्ट क्रांति की सफलता हुई, मीन्स चाइना में भी अब कम्युनिस्ट क्रांति आई और वहाँ पे भी साम्यवादी विचारधारा का वर्चस्व अब कायम होने लगा। इसमें भी सोवियत संघ की बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका थी क्योंकि साम्यवादी विचारधारा सोवियत संघ में ज़्यादा प्रचलित थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में एक तीसरा युद्ध छिड़ गया जिसको हम कोल्ड वॉर बोलते हैं, यानी कि शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में विश्व 2 खेमों में बट गया था, मीन्स 2 पार्ट्स में बट गया था, जिसको हमने पिछले चैप्टर में बहुत इसके बारे में सुना और जाना भी है। ठीक है, इसे हमने 2 ध्रुवीय विश्व अर्थात बाइपोलर वर्ल्ड की संज्ञा दी। विश्व में 2 महाशक्तियों का वर्चस्व कायम था, एक अमेरिका के नेतृत्व में था और दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व में था। आर्थिक नीतियों की विफलताओं के कारण दूसरे खेमे का विघटन हो गया। दूसरा खेमा यानी कि सोवियत संघ का खेमा। ठीक है, अब विश्व में एक ही महाशक्ति रह गई, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। साम्यवादी विचारधारा का अंत हो गया और साम्यवादी विचारधारा का खेमा यानी सोवियत संघ का विघटन हो गया। ये हमारा पूरा एक समराइजेशन है इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोवियत संघ के बारे में, उनकी जो भी कार्य पद्धति थी इसके बारे में बात करेंगे। सोवियत संघ की शासन व्यवस्था कैसी थी? सोवियत संघ एक बहुराष्ट्रीय राज्य था जिसमें 60 से ज़्यादा देश और 60 से ज़्यादा समूह के लोग रहते थे। सोवियत संघ में कोयले, लोहे, प्राकृतिक गैस और बॉक्साइट के विशाल भंडार थे। मीन्स वहाँ पे अच्छा रॉ मटेरियल था जो किसी भी समृद्ध देश और उसकी इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सोवियत संघ की विचारधारा साम्यवादी और समाजवादी थी। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी वहाँ पे? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। रूसी क्रांति के नेता लेनिन, स्टालिन आदि साम्यवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे। इसीलिए सोवियत संघ के उत्पादन और वितरण सभी संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण कायम था। मीन्स जो भी पावर थी वो स्टेट के पास थी, राज्य के पास थी। सेकंड, नियोजित अर्थव्यवस्था। उद्योगों का तेजी से विकास करने के लिए 1928 में रूस में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। मीन्स वहाँ पे 5 ईयर प्लान चलता था, 5 साल के लिए एक प्लान आता था जिसके अकॉर्डिंग पूरे 5 साल में किस तरह से स्ट्रक्चर पूरा डिसाइड होता था। नियोजित व्यवस्था होती थी, एक पूरा वेल मैनर्ड में स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया होती थी कि आप इस तरह से सरकार काम करेगी। और पंचवर्षीय योजना जो भारत में है वो भी कहीं ना कहीं सोवियत संघ से ही हमने ऑप्ट की है। नियोजित अर्थव्यवस्था में सरकार जो सरकारी महकमा है वो कार्य करता है। ठीक है, और वही डिसाइड करता है कि उत्पादन कैसे होना है, वितरण कैसे होना है, कितना उत्पादन किया जाएगा और किस चीज़ का उत्पादन किया जाएगा। मीन्स ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी, राज्य डिसाइड करता था। जीवन स्तर। सोवियत संघ में 1929 के बाद का काल औद्योगिकरण और कृषि विकास के नाम से जाना गया। मीन्स वहाँ पे स्टैब्लिशमेंट की गई उद्योगों की, उद्योग स्टैब्लिश किए गए और जो एग्रीकल्चर सेक्टर था इस पे भी बहुत सारा काम किया गया। ठीक है, तो इसको वो लोग डिफाइन करते हैं कि लाइक हम इसे ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि एक न्यू जो है स्ट्रक्चर को ऑप्ट करने का टाइम था एंड एक चेंजेस आए थे सोवियत संघ में। इस काल में जीवन का स्तर ऊंचा उठता गया। ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स कि अगर चेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रक्चर बदल रहा है और डिफरेंट सेक्टर्स का विकास हो रहा है तो लोगों का जीवन का स्तर भी ऊंचा उठेगा। नागरिकों के लिए आवास, शिक्षा, पेंशन आदि की व्यवस्थाएं की गई।
मीन्स अब हर किसी के पास अपना घर है, उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। वो सब ध्यान नियंत्रण कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है। राज्य हर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। एक नागरिक होने के नाते उनको जो अधिकार मिलने चाहिए, उनको जो भी चीज़ें सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सोवियत संघ पहला ऐसा देश है जो नागरिकों को काम करने का अधिकार देता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें बेरोजगारी समाप्त हो गई। सोवियत संघ में कोई भी बेरोजगार नहीं था। इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि उनका इकोनॉमिक कितना अच्छा था। राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? पॉइंट है कि हमने आर्थिक मुद्दों के बारे में जान लिया। अब वहाँ की जो पॉलिटिकल कल्चर था वो कैसा था, ठीक है। अब इसके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही थी। अब ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोल स्टेट कर रहा है, तो मीन्स वहाँ पे लोकतंत्र तो नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे तानाशाही और अफसरशाही थी। मीन्स वहाँ पे रूल चलता था स्टेट का एंड अदर जो भी अफसरों का रूल चलता था। जो भी सरकारी महकमे हैं उनका जो भी वो लोग ही कंट्रोल करते थे। समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविज़नों पर सरकार का एकाधिकार था। मीन्स जो मीडिया को लिबर्टी मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो वहाँ पे नहीं थी। लाइक जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी और मीडिया कुछ भी बोलता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही बोलते हैं, वो चीज़ें सोवियत संघ में नहीं थी। बहुत कंट्रोल में गवर्नमेंट चलाती थी स्टेट को, और कहीं ना कहीं यही एक कारण था। अगर उनका ये मानना था हम जब आपको हर फैसिलिटी दे रहे हैं तो यू कांट क्वेश्चन अस, आप हमें क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये राइट हम आपको नहीं देंगे। केंद्र सरकार की असाधारण शक्तियां प्राप्त थी। मतलब जो भी उनका सेंट्रल गवर्नमेंट था उसको अनलिमिटेड पावर्स थी, बहुत सारी पावर्स थी, वो जैसे चाहे वैसे उसको यूज़ कर सकते थे। कम्युनिस्ट पार्टी का सारे देश पर एक छत्र राज था। सोवियत संघ के किसी भी गणराज्य में कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और कोई सरकार नहीं थी। मीन्स वहाँ एक ही पार्टी का वर्चस्व था, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिज्म आपने सुना होगा, इंडिया में भी कम्युनिज्म के बारे में बहुत चर्चा होती है, तो आई नो यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट, ओके। शीत युद्ध के कारण सोवियत संघ ने अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि उसे सैन्य संपन्न होना है। अब उनके पास सब कुछ तो है, बट एक टाइम पीरियड ऐसा आया, हम सब जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आर्म वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था, तो सोवियत संघ ने भी अपना इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर जो है शक्ति संपन्न होने में लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। सो सैन्य संपन्न होना और अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करना था उसका लक्ष्य। अमेरिका से भी आगे निकलना चाहता था सोवियत संघ। इसी कारण से 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के हवाई अड्डे, रेडियो स्टेशन, राष्ट्रपति भवन और अन्य कई प्रमुख जगहों पर हमला कर दिया, ठीक है। सोवियत संघ की सेना ने प्रमुख केंद्रों पर आक्रमण कर दिया। अफगान की सेना ने सोवियत संघ की सेना का बहुत ही बहादुरी से सामना किया। अब अफगानिस्तान सोवियत संघ जैसे पावरफुल कंट्री का सामना कर रहा है, अपने बूते पे तो नहीं कर रहा होगा, उसको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा था? ऑब्वियस सी बात है, एक पावरफुल कंट्री के अगेंस्ट अगर कोई छोटा स्टेट लड़ रहा है तो उसको कोई ना कोई सपोर्ट दे रहा होगा, और इतने पावरफुल कंट्री से एक दूसरी पावरफुल कंट्री के अलावा कोई पंगा नहीं लेगा। ऑब्वियसली आपके क्लास में अगर दो बहादुर लोग या दो सबसे धाकड़ से फ्रेंड्स लड़ रहे हैं तो कोई थर्ड पर्सन इंटरफेयर नहीं करता है। बट एक कमज़ोर और एक ताकतवर की लड़ाई हो रही है तो दूसरा अगर उसको कोई फाइट बैक करने आएगा तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगा। इट मीन्स अफगानिस्तान को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, फाइनेंशियल आर्म हर तरह से वो उनको हेल्प कर रहा था। एंड सोवियत संघ के स्टेप से क्या हुआ? ऑब्वियस सी बात है, क्रिटिसिज्म, बहुत ज़्यादा बदनामी हुई इनकी। और अब हर कंट्री सोवियत संघ को थोड़ा सा शक की नज़र से देख रही थी कि सोवियत संघ कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो हम पे कभी भी आक्रमण कर सकता है। नेक्स्ट, मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियाँ। आपको पता ही है उस समय जो नेतृत्व किसके हाथ में था? मिखाइल गोर्बाचोव के हाथ में था।
माइकल गोर्बाचोव, जिनको हम मिखाइल गोर्बाचोव के नाम से जानते हैं, मीन्स मिखाइल गोर्बाचोव का असली नाम है माइकल। ओके, 1985 में इन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। 1988 में देश के राष्ट्रपति चुने गए। समाजवादी सोच को ये मानते थे। वह सोवियत संघ की व्यवस्था में आर्थिक और राजनीतिक सुधार चाहते थे। मीन्स आर्थिक स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में वो थोड़े से चेंजेस लाना चाहते थे। देन सोवियत संघ की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में कुछ कमियां थी जो चेंज करना चाहते थे। ऑब्वियसली कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हर जगह कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, ठीक है। सो सोवियत संघ में लूप होल क्या था? ऑब्वियसली डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को बदलना चाहते थे और कुछ क्रांति लाना चाहते थे, और जो क्रांति की बात करता है वो हमारे लिए पागल ही होता है। फर्स्ट सक्सेसफुल अगर कोई भी, देखिए एक एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल क्या है, कोई एक नई चीज़ स्टार्ट करता है, लोग उसे पागल समझते हैं और उसे उतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बट जब वो सक्सेसफुल हो जाता है या उसके कामों से लोगों को लगता है कि हमारा बेनिफिट होगा तो उसे लोग सपोर्ट भी करते हैं, या फिर जब सक्सेसफुल हो जाता है तो हर कोई खुद को उससे लिंक करने लगता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, नॉट पूरी तरह से एग्जाम्पल नहीं जाता है इस सिचुएशन में, बट हाँ ये एग्जाम्पल रियल फैक्ट है, ठीक है। कारण क्या थे, वो क्यों चेंजेस लाना चाहते थे? ऑब्वियसली कोई ना कोई तो रीजन होगा इसके पीछे। कृषि और उद्योग दोनों का कार्यभार सरकारी कर्मचारियों के द्वारा संभाला जाता था, इस वजह से आर्थिक विकास की गति रुक गई थी। सबसे बड़ा कारण, ऑब्वियसली कोई पर्टिकुलर पर्सन उसे संभाल रहा है, उसके पास ऑलरेडी इतनी चीज़ें हैं, तो उतना डेवलपमेंट वाला माइंड नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको भी पता है सरकारी काम कैसे होते हैं। लंबे समय तक सोवियत संघ द्वारा संसाधनों का बड़ा हिस्सा शस्त्र निर्माण और पूर्वी यूरोप की सहायता में खर्च हो रहा था। अपने आप को अपनी टेरिटरी को बड़ा करने के लिए, अपनी विचारधारा को स्प्रेड करने के लिए, आपको भी पता है यूरोप जो है 2 पार्ट्स में था, तो यूरोप को फाइनेंशियल, अब कोई लालच दोगे तभी तो कोई आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो वो लालच देने के चक्कर में, उनको सपोर्ट करने के चक्कर में कहीं ना कहीं सोवियत संघ अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट यूरोप के स्टेट्स में कर रहा था, ठीक है। एंड बहुत सारा फाइनेंस उनका जो है इकोनॉमी का जो बहुत सारा पार्ट था वो मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा था आर्म्स की, क्योंकि वो ऑब्वियसली कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उसके लिए अपने आप को रेडी करने के लिए बहुत सारा पैसा पूर्वी राष्ट्रों में लगा रहे थे और आर्म्स में लगा रहे थे, जिसकी वजह से वो बेसिक नेसेसरी चीज़ें, ज़रूरी चीज़ों पे खर्च नहीं कर रहे थे, लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी। सेना और शस्त्रों पर भारी खर्च हो रहा था, जिससे बुनियादी ज़रूरतें नहीं मिल रही थी, मैंने आपको बता ही दिया। कम्युनिस्ट सरकार और सरकारी नौकरशाहों दोनों के बीच देश के लोकतंत्र को भारी क्षति पहुंच रही थी। अब ऑब्वियस सी बात है कि कम्युनिस्ट सरकार और जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये लोग के बीच में जो कंट्री है वो जंबल हो रही थी, तो लोगों को कहीं ना कहीं इससे उनकी डेमोक्रेसी जा रही थी। और तानाशाही से आप सारी चीज़ें किसी को प्रोवाइड कर दो, हर सुख सुविधा दे दो, पर उनको एक प्रिजनर की तरह रखो, कंट्रोल में रखो, पपेट की तरह रखोगे, सो कोई भी खुश नहीं रहेगा। ये एक लूप होल था। संचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप कोई पर्सन काम कर रहा है, उसको कोई क्रिटिसाइज ही नहीं करेगा, लोगों को अपनी बात रखने का भी हक नहीं मिलेगा, तो कोई डेवलप कैसे करेगा? ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए वीडियोस बना, एग्जांपल मैं अपने लिए अपना ही लेती हूँ, मैं आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, मेरा तरीका है एक्सप्लेन करने का, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट मैं परफेक्ट नहीं हूँ, माइट भी मेरे बोलने का तरीका हर किसी को नहीं समझ में आता, माइट भी मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ, पॉसिबिलिटीज़ है कि मेरा समझाया हुआ हर किसी को समझ में नहीं आता, कुछ लोग को इंग्लिश में समझ में आता है, कुछ लोग को हिंदी में समझ में आता है। तो जब तक आप लोग मुझे आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोग मीडिया हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करोगे या आप मुझे अपने रिव्यूज़ नहीं दोगे, मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे करूँगी? सेम एग्जाम्पल गोज़ टू देम
कि अगर आप मीडिया या कोई और अदर पार्टी नहीं रहेगी जो क्रिटिसाइज करे या आपको बताए कि आप यहाँ गलत हो, तो आप अपने आप को इम्प्रूव थोड़ी करोगे। आप तो भगवान समझोगे खुद को कि आई एम परफेक्ट, मैं सारी चीज़ें सही करता हूँ, मैं जो करता हूँ वो सही है। गोरबाचोव को ये चीज़ें मंजूर नहीं थी, वो इसी को चेंज करना चाहते थे। सुधार की नीतियाँ, वो किस तरह के सुधार लाना चाहते थे? भाषण, साहित्य और कला पर लगे प्रतिबंधों के खिलाफ थे। मीन्स उनका मानना था कि कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, और साहित्य को भी उनको आगे लाना चाहिए, ठीक है। एंड देन भाषण की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हर किसी को बोलने का राइट होना चाहिए। सो दैट देखो, जब तक मांग नहीं उठती तब तक आपकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे। लोग मांग नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि ज़रूरतें क्या है। अगर मैं, एक छोटा बच्चा है, वो भी तो बोलता है ना, रो के दिखाता है कि उसे खाना चाहिए, तभी तो उसकी मदर उसे फीड करेगी। सो मांग उठेगी तभी, अदरवाइज अगर बच्चा सोता ही रहेगा तो उसकी माँ को नहीं पता चलेगा वो भूखा है, उसे लगेगा कि माँ को कि मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ, उसे अभी कुछ ज़रूरत नहीं है। तो मांग होगी, मांग करने का राइट तो तभी तो आपको पता चलेगा कि आपकी कंट्री में क्या प्रॉब्लम्स है। तो वो इस चीज़ को ठीक करना चाहते थे। दो नीतियों के द्वारा सोवियत संघ में सुधार लाना चाहते थे। मीन्स गोरबाचोव की दो नीतियाँ थी जो बहुत ही फेमस हैं, ग्लासनोस्त और पेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्त अर्थात नागरिकों के पास अधिकार होगा कि वह सार्वजनिक विषयों के बारे में जाने, ठीक है, सामाजिक हितों के कार्यों के बारे में जाने, ये सब उनको राइट्स मिलेंगे, ठीक है। कि ट्रांसपेरेंसी होगी, लोगों को राइट होगा कि वो जान सकें। लाइक इंडिया में है ना राइट टू इंफॉर्मेशन, सो उनको भी ऐसा राइट्स मिलने चाहिए, ये वो चाहते थे। पेस्ट्रोइका अर्थात पुनर्रचना, मीन्स रिक्रिएशन। इसके अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक, शासनिक सुधारों पर बल दिया गया। औद्योगिक संसाधनों और व्यापारिक यूनिटों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित किया गया। मीन्स उन्होंने बोला कि आप पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा प्रशासनिक स्ट्रक्चर है, इसमें हम चेंज करेंगे, थोड़े चेंजेस लाएंगे। ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा सा चेंजेस लाओगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। एक आपका रूम है, एक ओल्ड स्टाइल में आपने पहले से सेटअप है, थोड़ा सा आप उसे चेंज करते हो तो आपको भी एक अच्छी न्यू और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। सो ही वांट्स कि टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहें एज पर द रिक्वायरमेंट। देन वो चाहते थे कि एक जो भी हमारा इंडस्ट्री है एंड जो भी बिजनेस है, इसमें कहीं ना कहीं कंपटीशन हो, क्योंकि कंपटीशन जो है ग्रोथ का एक बहुत अच्छा सा कह सकते हैं एग्जाम्पल है कि जब तक कंपटीशन नहीं होगा ना तब तक लोग अपनी ग्रोथ नहीं करते, एक नॉर्मल वे में स्लो रहेंगे। तो कंपटीशन से क्या होता है, लोगों के अंदर एक स्पार्क आता है, वो अच्छा करने की कोशिश करते हैं, दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, और इससे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इकोनॉमी बूस्ट होती है। दिस इज़ वेरी सिंपल लॉजिक था। 1989 में कम्युनिस्ट पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा। कम्युनिस्ट पार्टी हार गई। कम्युनिस्ट राष्ट्रों के अंदर काफ़ी उथल पुथल मची, ठीक है। 1989 में हंगरी में कम्युनिस्ट पार्टी का तख्ता पलट हुआ। सो हंगरी जो था वहाँ पे 89 में तख्ता पलट हो गया, और 1990 में रोमानिया में भी लोकतंत्र की तरह झुकने लगा। मीन्स रोमानिया में भी अब लोकतंत्र की मांग उठने लगी। ये कैसे, यही छोटे छोटे पॉइंट्स थे, एक अलग अलग साल के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे थे, कहीं ना कहीं यही सारे रीजंस थे जहाँ पे लोगों के अंदर लोकतंत्र की भावना जागने लगी। ये सोवियत संघ के विघटन का एक बहुत बड़ा कारण था। 1989 to 1990 तक कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व यूरोप के देशों में कम होने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो कम्युनिज्म की तरफ कम और कैपिटलिज्म की तरफ उनका झुकाव बढ़ने लगा था। मीन्स पूंजीवादी जो विचारधारा थी उसकी तरफ वो बढ़ने लगे थे, लोकतंत्र की मांग करने लगे थे, क्योंकि कोई भी ज़्यादा टाइम तक कंट्रोल में नहीं रह सकता, कोई भी, हर किसी को अपनी फ्रीडम पसंद होती है। नेक्स्ट, मिखाइल गोरबाचोव के खिलाफ विद्रोह। ऑब्वियसली अगर कोई कुछ करता है तो उसके अगेंस्ट भी कुछ लोग होते हैं। गोरबाचोव की जो नीतियाँ चलाई
मतलब उन्होंने जो भी नीतियाँ चलाई उनका पुरजोर विरोध हुआ। बहुत सारे लोगों ने उसके अगेंस्ट एक्शन मतलब आवाज़ उठाई। कट्टरपंथियों ने उनकी बहुत आलोचनाएं की, परंतु उनके साथ जनता का समर्थन भी था। बहुत सारे जो जनता थी वो उनको सपोर्ट भी कर रही थी, बिकॉज वो उन्हीं के बेटरमेंट के लिए कुछ चेंजेस लाना चाहते थे, और जनता, बहुत सारी जनता को इस बात का अनुमान था। बहुत से राज्य सोवियत संघ से अलग होना चाहते थे। बहुत से, मैंने बताया, लोकतंत्र चाहते थे, इसलिए वो अलग होना चाहते थे। एस्टोनिया, लिथुआनिया, लात्विया, जॉर्जिया, अर्मीनिया और मोल्डोविया में भी लोकतंत्र की मांग उठने लगी। गोर्बाचोव की स्थिति अब कमज़ोर हो रही थी। उनकी जगह बोरिस येल्त्सिन ने ले ली। ठीक है, येल्त्सिन जो है, इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है, हम आगे इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, और जनता ने येल्त्सिन को बहुत सपोर्ट भी किया, बिकॉज ऑब्वियसली हर एक ही पॉलिटिकल या एक ही पर्सन की आइडियोलॉजीज को सपोर्ट नहीं करता है। समटाइम्स अगर आपको मुझसे बेटर कोई लगेगा, आप उसको सपोर्ट करोगे। सो इट डिपेंड करता है सोच के ऊपर, किसकी सोच कब अच्छी लग जाए कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं हमारे जो हीरो या मेन जो टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, सोवियत संघ का विघटन। सो पॉइंट्स मैं बताऊंगी, क्योंकि पॉइंट्स में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी आपको। सोवियत संघ का विघटन। गणराज्य में चल रहे संघर्ष के कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ की केंद्रीय सत्ता कमज़ोर पड़ गई। सो जो उनका सेंट्रल पावर था वो वीक हो गया। एक के बाद एक करके सोवियत संघ के गणराज्य स्वतंत्र होते गए। लोगों ने डेमोक्रेसी चूज करना शुरू कर दिया। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट फ्रेंड्स, कि 25 दिसंबर 1991 सोवियत संघ का विघटन हुआ। उस दिन वो अलग हो गया, वो बिखर गया। सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर एक बहुराष्ट्रीय राज्य बना था, जिसमें 12 राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना कर ली। 3 बाल्टिक गणराज्य, बाल्टिक के 3 स्टेट से लात्विया, एस्टोनिया और लिथुआनिया ने सबसे पहले विद्रोह किया। इन 3 स्टेट्स ने सबसे पहले आवाज़ उठाई अपने लिए। 1988 से 89 तक राज्य अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर चुके थे। मीन्स ये वाला जो फेज था, इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेट्स थे जो हमारे उनके साथ थे, वो अलग हो गए थे। उनका यह मानना था कि 1940 में स्टालिन ने जर्मनी के शासक हिटलर के साथ एक संधि की थी, बाल्टिक गणराज्यों को सोवियत संघ में मिला लिया था। मीन्स द हिटलर, जो सबसे क्रूर माना जाता है, उसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसकी वजह से ज़बरदस्ती उनको मिला लिया गया था। एंड अब वो इस एग्रीमेंट में नहीं रहना चाहते और वो अलग होना चाहते हैं, और इसलिए वो अलग हो गए। 1991 में जॉर्जिया ने भी अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी। जॉर्जिया भी अब अलग हो गया। साथ ही साथ आर्मीनिया और मोल्डोविया में भी राष्ट्रवाद की भावना भड़क गई। सो 2 और स्टेट्स अलग हो गए। तो आप देख पा रहे होंगे सीरीज में ही एक के बाद स्टेट्स अलग हो रहे हैं। ऑब्वियसली सोवियत संघ है, बहुत सारे देशों और राष्ट्रों से मिलके बना हुआ है, और उसके जब स्टेट्स अलग होंगे तो वो कहीं ना कहीं टूटेगा और वीक पड़ेगा, और इकोनॉमी भी वीक होगी। तो कहीं ना कहीं ये सोवियत संघ के विघटन का सबसे मुख्य कारण था। राष्ट्रवाद की मांग सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण था। राष्ट्रवाद की मांग के चलते ही ये सारे देश जो हैं अलग हो गए थे। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए? ऑब्वियसली अब कोई घटना घटी है तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। सोवियत संघ के विघटन का विश्व राजनीति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। अब ये प्रभाव क्या था, चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट है शीत युद्ध से उत्पन्न संघर्ष की समाप्ति। मीन्स शीत युद्ध की वजह से जो भी संघर्ष चल रहा था, जो भी सिचुएशंस चल रही थी, अब उसका एंड हो गया है। 1988 में अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की वापसी शुरू हो गई। मीन्स अब अफगानिस्तान में जो लड़ाई हुई थी, बैटल हुआ, जो भी सिचुएशंस हुई, उसके बाद अब सोवियत संघ तो हार गया, मतलब उन्होंने डट के सामना किया। तब सोवियत संघ ने कहीं ना कहीं अपनी सेना को वापस लेने का फैसला कर लिया और उनकी सेना जो है वो वापस लौट आई।
1989 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। अब बर्लिन की दीवार भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है सोवियत संघ के विघटन के टाइम का। अगर आप इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके टॉपिक पे सेपरेट वीडियो बना दूंगी। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। 1990 में पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हो गया। मींस एक जर्मनी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो अलग हो गया था, अब वो एक हो गया है, ठीक है, उनका एकीकरण हो गया। पूर्वी देशों में कम्युनिस्ट सरकार का तख्ता पलट हो गया और दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, अर्थात विश्व युद्ध के भय से मुक्त हो गया पूरा विश्व। साम्यवादी खेमा खत्म हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया है ये चीज़ कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद जो एक सेकंड आइडियोलॉजी थी, साम्यवादी विचारधारा थी, वो कहीं ना कहीं अब एंड हो गई। दो ध्रुवीय विश्व का अंत, संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व। ऑब्वियस सी बात है, अब एक पावर चली गई तो दूसरी पावर इस्टेब्लिश हुई और वो पूरे कंट्री पे, पूरे वर्ल्ड पे अब उसी का रूल चलेगा। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। विश्व में अब एक ही महाशक्ति रह गई, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अमेरिका को चुनौती देने वाला और कोई देश नहीं बचा था। विश्व राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। विश्व राजनीति में अमेरिका की अब प्रभावशाली भूमिका है। मींस कि अब पूरे वर्ल्ड में जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं अब अमेरिका का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं अमेरिका का प्रभाव रहेगा। मींस अब जो भी इम्पोर्टेंट हमारे सेक्टर्स हैं, जो भी वर्ल्ड में मेन ऑर्गेनाइजेशंस थी, उस पर कहीं ना कहीं अमेरिका का वर्चस्व दिखेगा। नेक्स्ट, नए देशों का उदय। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टेट्स अलग हुए थे तो नए देशों का उदय भी हुआ। सोवियत संघ से अलग होने के बाद गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने, मींस यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बने, और यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स की भी जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो इंक्रीज हो गए, ठीक है। सोवियत संघ से अलग हुए देशों को यह खतरा महसूस होने लगा कि सोवियत संघ कहीं दोबारा उन पे कब्जा ना कर ले, इसीलिए उन्होंने सोचा कि एक कोई ऐसी संस्था हो जो उनको प्रोटेक्ट करे, और ये काम यूनाइटेड नेशंस कर रही थी, ठीक है। तो उन्होंने उनमें शामिल होना स्वीकार किया और उन्होंने उसकी मेंबरशिप ले ली। नेक्स्ट है शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना। मैंने आपको बताया था एक स्पेशल टाइप का ट्रीटमेंट पॉलिसी चली थी जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। कम्युनिस्ट शासन के खात्मे के बाद रूस में कुछ ऐसा ही किया गया, मीन्स ऐसी ही प्रक्रिया अपनाई गई। आर्थिक विकास और राजनीतिक व्यवस्था बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसके बाद जो है क्या सिचुएशंस ऐसी हो गई थी कि कहीं ना कहीं अब एक नई व्यवस्था लाने की ज़रूरत थी। कृषि और उद्योग धंधों पर सरकार का नियंत्रण था जिसे साम्यवादी व्यवस्था कहा जाता था, परंतु अब क्या हुआ है, अब निजी नियंत्रण लाया जा रहा है। मींस अब उन्होंने अपना स्ट्रक्चर पूरा चेंज किया है। अब क्या है कि अब सरकार का नियंत्रण नहीं होगा, अब निजी नियंत्रण होगा। प्राइवेटाइजेशन हो रहा था जिसे हम पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। रूस में कम्युनिस्ट तानाशाही विद्यमान थी, बट अब लोकतंत्र कायम किया जाएगा। इसके परिणाम क्या हुए फ्रेंड्स? परिणाम ये है, सामूहिक कृषि फॉर्म को निजी फॉर्म में बदल दिया गया। सरकारी कारखानों को निजी कारखानों में परिवर्तित कर दिया गया। बोरिस येल्त्सिन का कार्यकाल बहुत ही संकटपूर्ण था। मीन्स इनका जो पूरा टाइम ड्यूरेशन चला था ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ था। सरकारी कल कारखानों को और कृषि फार्म को मिट्टी के भाव खरीद लिया गया। मीन्स जो भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल ये सब थे, इनके जो है बहुत लो रेट्स में इनको खरीदा गया, ठीक है। और ऐसे लोगों का अभाव था वहाँ पे जो निजी कंपनियों को कुशलतापूर्वक चला सके। मीन्स स्किल्स जो थी वो प्रॉपर स्किल्स अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें उतनी बेटर नहीं थी। मुद्रास्फीति बढ़ती गई, ठीक है।
मीन्स महंगाई बढ़ी, रूसी मुद्रा रूबल गिर गया। ठीक है, मीन्स उसका जो मूल्य था वो बहुत कम हो गया था रूसी मुद्रा रूबल का। 1992 से 2000 तक रूस पर 160 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चढ़ गया था। मीन्स अब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ गया था, उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया था। अस्थिर सरकारें, इस टाइम ड्यूरेशन में उनकी बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं, उन्होंने बहुत बार अपने प्रधानमंत्री बदले हैं। मीन्स कांस्टेंट सरकार नहीं थी, चेंज होती रही थी। मजदूरों, डॉक्टरों और सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रहे हैं तो अब पेमेंट्स वगैरह और सैलरी वगैरह ये टाइम पे नहीं दे पा रहे थे, वो ये बेसिक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। रूस में स्थापित समाजवादी सुरक्षा का बिखर जाना। अब जो ऑब्वियस सी बात है कि आप देख रहे हो कि साम्यवादी विचारधारा से पूंजीवादी की तरफ रूस बढ़ रहा है, तो इट मीन्स एक जो आइडियोलॉजी बहुत फेमस थी अब वो कहीं ना कहीं गिरती जा रही है, उसका जो प्रभाव है वो कम होता जा रहा है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सोवियत संघ पहला ऐसा देश था जहां नागरिकों को काम का अधिकार दिया गया था। नागरिकों को बुढ़ापे और बीमारी की स्थिति में सरकारी सहायता प्राप्त थी। गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा जैसी सुविधाएं प्राप्त थी। परंतु समाजवादी सुरक्षा का यह घेराव अब नष्ट हो गया है। मीन्स अब ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, इसलिए रूस में गरीबी बढ़ती गई। ठीक है, अमीरों और गरीबों के बीच का डिफरेंस बढ़ता गया। मीन्स अमीर और अमीर होते गए और गरीब होते गए। खेतों और उद्योगों के निजीकरण के कारण आर्थिक विषमताएं पैदा हो गई। जो इकोनॉमी जो है बढ़ तो रही थी, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे डिफरेंस आ गया था। फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत बड़ा डिफरेंस आना शुरू हो गया था। ठीक है, नई आर्थिक व्यवस्था जो चली थी रूस में, इसने अमीरों और गरीबों के बीच में उस पूरी कंट्री को बांट दिया। मीन्स रूस जो है अब अमीरों और गरीबों के बीच में बट गया। अब कहीं ना कहीं रूस में ही दो खेमे बन गए थे। राजनीतिक संकट, मीन्स राजनीतिक और संवैधानिक संकट। अब इतना कुछ हुआ है तो इसमें ऑब्वियसली पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी आएंगे। राष्ट्रपति येल्त्सिन की लोकप्रियता कम होती गई। अब कहीं ना कहीं जब इतने ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं फाइनेंशियल बेसिस पे, अमीरी गरीबी ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता तो ऑब्वियस सी बात है कम हो ही जाएगी। 1993 में देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा हो गई। अब 93 में अभी सोवियत संघ विघटित हुआ है, 2 साल के अंदर वहाँ पे इमरजेंसी भी लग गया। सो आप समझ सकते हैं चीज़ें कितनी वर्स्ट थी उस टाइम पे उनके लिए। 1994 में चेचन्या ने आज़ादी की मांग कर दी। अब एक और स्टेट उनसे अलग होना चाहता था। 1995 में रूस में संसद का चुनाव हुआ। संसद की कुल सीटें जो थी वो 450 सीटें थी। 43 पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया। सर्वाधिक कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती। मीन्स सबसे ज़्यादा सीटें जो थी कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती। टोटल सीटें थी 157 सीटें। नेक्स्ट, व्लादिमीर पुतिन का सत्ता में आना। अब पावर चेंज हुई है तो एक नया पर्सन जो है वो पावर में आएगा। तो वो कौन थे? वो थे व्लादिमीर पुतिन। आपने इनका नाम बहुत सुना भी होगा, माइट भी पिछले लोगों का नाम आपने से बुक्स में पढ़ा होगा, बट पुतिन का नाम आपने टीवी न्यूज़ वगैरह में भी आपने बहुत बार सुना होगा, तो आप इनसे फेमिलियर भी होंगे। 31 दिसंबर 1999 को येल्त्सिन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने रिजाइन कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। व्लादिमीर पुतिन रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। मतलब कि उन्हें पूरी तरह से राष्ट्रपति नहीं बनाया गया, मतलब बने लेकिन वो कार्यवाहक थे, कुछ टाइम के लिए थे। फिर मार्च 2000 में विधिवत रूप से उन्हें राष्ट्रपति चुना गया। मीन्स वो पूरी तरह से राष्ट्रपति बन गए एंड उनका पर्टिकुलर एक टाइम ड्यूरेशन तक उनका कार्यकाल रहा। पुतिन कौन थे? पुतिन रूस के खुफिया विभाग केजीबी के प्रमुख रह चुके थे। मीन्स जो उनका सीक्रेट एजेंसी है लाइक रॉ है एंड और इंडिया की जो एजेंसीज हैं उनकी तरह ही केजीबी जो है ये रशिया की खुफिया एजेंसी थी और ये इसके प्रमुख रह चुके थे। केजीबी का नाम अगर आपने ताशकंद फाइल्स देखी होगी तो उसमें भी आपने केजीबी का नाम सुना होगा। इसलिए उनको पता था, ऑब्वियसली खुफिया एजेंसी का प्रमुख रह चुके हैं तो उनको पता है कि चीज़ों से कैसे डील करना है।
इनलीगल एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से कैसे डील करना है, ही नो दैट, वो उनको पता था। चेचन्या में मुस्लिम उग्रवादियों के विद्रोह को दबाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, बहुत कम ही समय में उन्होंने आर्थिक सुधार किए, मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, जो बहुत ही कम ड्यूरेशन में किया। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी ने बहुत कम टाइम में बहुत सारे चेंजेस कर दिए तो उनको जनता का सपोर्ट मिलेगा। नायक मूवी देखिए ना, एक दिन का सीएम, एक दिन के सीएम ने आके इतना कर दिया कि सारी जो भी देश थी, पूरी जनता थी, वो उसके साथ हो गई। तो उसी तरह से इनके साथ भी हुआ। रूस की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में उसके प्राकृतिक संसाधनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मीन्स लोहा, पेट्रोलियम, तांबा, तेल और गैस आदि। मतलब ये जो भी उनके रॉ मटेरियल्स थे, प्राकृतिक संसाधन थे, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने इन्हें बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज उनके पास इनके ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में थे और उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ को सेल किया। ठीक है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो इनका कहीं ना कहीं जो इनका व्यापार था उससे इनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स हुए। सो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। हमने इसमें रूस के बारे में बहुत कुछ जाना, उनकी कैसे इकनॉमी गई, कैसे इकनॉमी वर्स्ट सिचुएशन से गुजरी, किस तरह से उनका विघटन हुआ, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, कैसे गवर्नमेंट चेंज हुई, कौन आया और किसने रिफॉर्म, कौन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार था इन चीज़ों के होने के लिए और किसने इनको बाहर निकाला इस सिचुएशन से, ये सारी चीज़ें हमने जान ली हैं। आगे वाले जो पार्ट में हम हैं रूस और इसके रिलेशंस और इसके क्या परिणाम हुए सोवियत संघ के विघटन के, और अदर स्टेट्स और कंट्रीज़ का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो भी हम आपके लिए जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, स्टे एट होम, बी सेफ।